अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम नाइट एडिशन में हम आपको खुशामदीद कहते हैं। नाजरीन, जंग क्या होती है? जंगी जुनून में सरफिरे भारतीयों को ये बात यूरोप, अमेरिका और जापान के लोगों से पूछनी चाहिए। यूरोप ने 1939 से 1945 तक मुसलसल 6 साल जंग को भुगता है। इन 6 सालों में यूरोप, अमेरिका और जापान के 6 करोड़ लोग लुकमा अजल बने। सड़कों पर गाड़ियों की बजाय लाशें थीं, इमारतें मलबे का ढेर बन चुकी थीं, ना बिजली थी, ना पानी था, ना आवाम खाने तक को तरस गई थी और हर गली, हर मोहल्ले से गोलियों की तरतराहट और जख्मियों की दुहाइयों के सिवा कोई भी आवाज़ नहीं आती थी, जबकि 15 लाख जख्मियों का इलाज भी मुमकिन नहीं था। इसके बाद भी अगर भारतीयों की तसल्ली ना हो तो फिर वो वियतनाम, अफगानिस्तान और अफ्रीका के जंगज़दा ममालिक से पूछ सकते हैं कि जंग क्या होती है। वियतनाम के अवाम ने 19.5 साल जंग को भुगता है। अफगानिस्तान पिछले 18 सालों से लाशें उठा रहा है, जबकि अफ्रीका के ममालिक में जंग ने कहत को जन्म दिया। जबकि हम पाकिस्तानी भी पिछले 15 सालों से दहशतगर्दी के खिलाफ जंग लड़ रहे हैं। 70,000 सिविल और मिलिट्री कुर्बानियाँ दे चुके हैं, अरबों डॉलर का नुकसान बर्दाश्त कर चुके हैं। इसलिए हमें इस बात का अच्छे से इदराक है कि जंग क्या होती है। यही वजह है कि पाकिस्तान ने हमेशा भारत के जारहाना रवैया, चाहे वो पठानकोट के बाद हो, उड़ी के हमले के बाद हो या पुलवामा जैसे खुद साख्ता हमले के बाद, पाकिस्तान ने हमेशा अमन पसंदी का पैगाम दिया और न सिर्फ पैगाम दिया बल्कि इस पर पूरे तरीके से अमल भी करके दिखाया, जिसका एक सबूत आज भारतीय पायलट अभिनंदन को खैर सगाली के जज्बे के तहत रिहा किया गया, जिससे सारी दुनिया राजी है। सारी दुनिया पाकिस्तान के इस फैसले को अप्रिशिएट कर रही है, लेकिन इंतहा पसंद मोदी फिर भी राजी ना हुई। भारतीय पायलट समेत पूरी दुनिया में इमरान खान के अमन पसंदी के फैसले की तारीफ की जा रही है। भारतीय पायलट ने भी पाकिस्तान आर्मी समेत पाकिस्तान का जो अमन एजेंडा है इसकी तारीफ की। लेकिन इस सारी सूरत हाल के बाद सवाल ये है कि 14 फरवरी को पुलवामा हमले के बाद से जारी सारी एपिसोड से फ़ायदा किसको हुआ? भारत अपने तैयारे भी गवा बैठा, अपनी आवाम को भी अपने खिलाफ किया। मीडिया का एक बड़ा सेक्शन अब मोदी सरकार के खिलाफ नज़र आ रहा है। सिफारती लिहाज से भी भारत को सुबकी का सामना करना पड़ा, लेकिन फिर भी भारत अमन की तरफ आखिर क्यों नहीं आ रहा? चंद सीटों के फायदे के लिए भारत खित्ते के अमन को निशाना बनाने पर आखिर क्यों तुला हुआ है? जबकि आज दुबई में होने वाली OIC तंजीम के वज़ीर ख़ारजा के इजलास में पाकिस्तान ने भारत की वज़ीर ख़ारजा को दावत देने पर इख्तलाफ करते हुए शिरकत करने से इनकार कर दिया। हुकूमत के इस फैसले की अपोजिशन ने भी तौसीक की है, लेकिन सवाल यह है कि OIC इजलास में शिरकत न करने का फैसला क्या वाकई दुरुस्त है? वो भी ऐसे हालात में जब मुत्तहदा अरब अमारात समेत दीगर जो खलीजी ममालिक हैं ये मुआशी तौर पर पाकिस्तान की मदद कर रहे हैं। क्या इस इजलास के बाइकॉट से पाकिस्तान और जो खलीजी ममालिक के दरमियान ताल्लुकात हैं क्या ये ख़राब हो सकते हैं? पाकिस्तान को इन ममालिक के नाराज़गी का सामना करना पड़ सकता है? और क्या पाकिस्तान इस इजलास में शिरकत ना करके भारत को मज़ीद एक्सपोज करने का एक और मौका नहीं गंवा दिया? इस पर प्रोग्राम में आज हम बात करेंगे। हमारे पूरे प्रोग्राम का एजेंडा आज यही है। प्रोग्राम में मेरे साथ ज़फ़र हिलाली साहब हैं कराची, तज्ज़ियाकार जनरल रिटायर्ड जावेद अशरफ काजी साहब हमें ज्वाइन कर रहे हैं, तज्ज़ियाकार इम्तियाज़ गुल साहब भी हमारे साथ हैं, डॉक्टर हुमा बकाई तज्ज़ियाकार वो भी हमें ज्वाइन कर रही हैं। मेरे तमाम मेहमानों का बहुत शुक्रिया। जनरल जावेद अशरफ काजी साहब, मैं आपसे शुरू करती हूँ। जनरल साहब, जैसे मैंने पहले कहा कि जैसे ही प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने इंडियन पायलट की रिहाई का ऐलान किया जज्बा खैर सगाली के तहत, इंडिया के बहुत से हलकों में भी इसको सराहा गया, सोशल मीडिया पर भी इस फैसले को सराहा गया, लेकिन वहाँ एक ख़ास तबका है जो ये समझ रहा है कि पाकिस्तान ने प्रेशर में आकर ये फ़ैसला किया है, क्योंकि अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप कल वियतनाम में ये बात कर चुके थे कि पाकिस्तान और इंडिया की तरफ से एक अट्रैक्टिव न्यूज़ आने वाली है, पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान कशीदगी कम हो जाएगी। तो इंडिया ये समझ रहा है, वहाँ के लोग ये समझ रहे हैं, सियासतदान भी बहुत ये तनकीद कर रहे हैं कि पाकिस्तान ने कोई अमन के तहत ये कदम नहीं उठाया, एक्चुअली इंटरनेशनल प्रेशर के तहत पाकिस्तान ने ये फैसला किया है। क्या कहेंगे इस पर आप? जी, कोई फर्क नहीं पड़ता कि कोई इसको कैसे समझ रहा है। फैक्ट ये है कि हमारे वजीर आज़म साहब ने एक बहुत अच्छा जेस्चर किया है, उसको रिलीज करके जिसको पूरी दुनिया में अप्रिशिएट किया जा रहा है। और मोदी का जो एजेंडा है जिसके ऊपर अभी उसको सेटबैक हुआ है, जो कि ये था कि इलेक्शन जीतने के लिए हिस्टेरिया
किया जाए और वॉर लाइक सिचुएशन बिल्ड की जाए, उसके लिए फर्दर ये मुश्किल हो गया है। अब उसको वो एक अपना रंग तो दे रहे हैं, क्योंकि वो ये नहीं देखना चाहते कि पाकिस्तान ने उन पर कोई फेवर किया है या मेहरबानी की है, तो उसको वो डिफाई कर रहे हैं। लेकिन फैक्ट्स ऑन ग्राउंड ये हैं कि पाकिस्तान ने उसको यूनिलैटरली रिहा कर दिया है, उसको अननेसेसरीली अपने पास प्रोलॉन्ग नहीं किया रखना, क्योंकि उसका कोई फायदा नहीं था। इट वुडंट हैव सर्व्ड एनी। इससे हमने मॉरल हाई ग्राउंड भी गेन किया है, और मेरा ख्याल है कि प्रेशर जो है अगर पाकिस्तान पे अगर था तो वो शिफ्ट हो गया। तो मेरे ख्याल में ये बहुत अच्छा जेस्चर था एंड इट नीड्स टू बी अप्रिशिएटेड। हिलाली साहब, आप क्या कहेंगे? इंडियन मीडिया तो आज तक अभी तक भी ये कह रहा है कि पाकिस्तान डर गया कि कहीं इंडिया की तरफ से एक और स्ट्राइक ना हो जाए। देखिए, ये तो इंडिया मीडिया कहेगा कि डर गया है, मगर मूडी का हालात इतने बुरे हैं इस वक्त कि मेरे ख्याल में वो अभी भी कुछ भी कर सकता है अपनी पॉलिटिकल लाइफ को बचाने के लिए। मूडी ऐसा आदमी है जो पॉलिटिकल डिफीट उसके लिए समझिए उसका जिंदगी चले गया, और अगर ये डिफीट उसे मिल गया तो ही इज फिनिश्ड। अब आप सोचिए तो सही, इसने क्या ज़रूरत थी इसको, अगर ये होशियार आदमी था, कि जाके एक पब्लिक सेरेमनी में जाके कहें एक लेबोरेटरी के अंदर कि हम अपने प्लान सब हम आपको दिखाते हैं। वही मैं आपको भी दिखाने वाली हूँ, अपने नाज़रीन को देख। कल नई दिल्ली में साइंसदानों की एक तकरीब थी, अब मोदी ने उनसे खिताब करते हुए कहा क्या, जरा प्ले कीजिए। तो लेबोरेटरी में जिंदगी गुजारने वाले लोग हैं, और आप में एक पहले पायलट प्रोजेक्ट करने की परंपरा होती है। पायलट प्रोजेक्ट होने के बाद स्केलेबल किया जाता है। तो अभी एक पायलट प्रोजेक्ट हो गया। अभी रियल करना है, पहले तो प्रैक्टिस थी। हिलाली साहब, असल तो अभी करना है, ये तो प्रैक्टिस थी। सबके बाद अभी भी लगता है कि मोदी के सर पर जंगी जुनून सवार है। बिल्कुल सही कह रही हैं आप। ये एक समझिए एक डिक्लेरेशन ऑफ वॉर है। ये कह रहा है कि हमने प्रैक्टिस कर लिया है, अब इस दफे या अगली दफे मुझे नहीं पता। मगर सोचिए तो सही, उनका एक रिटायर्ड जनरल ने अभी तकरीर किया है, उसने कहा ये हमारे लिए बड़ा फ़ायदामंद एक्सरसाइज हुआ है, इसलिए कि हमने अब पाकिस्तान को बता दिया है कि अगर हमारे खिलाफ जिधर भी एक्शन होता है, मिसाल के तौर पे कश्मीर में फॉर इंस्टेंस, तो हम उधर जाएंगे और उनको बॉम्ब करेंगे जिधर से ये एमिनेट किया, जिधर से ये निकला है, ये जो प्लानिंग और डायरेक्शन है। तो मैं सोचता हूं कि अगले दफे अगर बलूचिस्तान में और या पाकिस्तान में कोई ऐसा मैस मर्डर हो, तो हम तो जाके सीधा दिल्ली में दोवाल के दफ्तर को बम कर देना चाहिए। माने हमें भी तो वही एक्सेप्ट करना चाहिए ना, वो कि ये जो कह रहे हैं। तो कहने की बात सिर्फ ये है, मोदी की पॉपुलैरिटी जा रही है। देखिए, केजरीवाल ने जो कहा है वो भी शायद आपने सुना होगा, जो दौलत ने कहा है वो भी सुना होगा, जो सिन्हा ने कहा है को कुर्बान करोगे, और करेक्ट, और जो मनमोहन सिंह ने कहा है वो भी शायद आपने सुना होगा। तो इसकी पॉपुलैरिटी 21 पार्टीज, शाजिया 21 पार्टीज इन पार्लियामेंट मिलके एक रेजोल्यूशन पास किया है। ऐसे मौके पे जब हिंदुस्तान सोचिए जंग में जा रहा है, माने ऐसे मौके पे तो लॉयल्टी होती है ना, इकट्ठे होते हैं लोग, इत्तेहाद होता है। उन्होंने पास किया है कि ये जो कर रहा है मोदी ये गलत है। तो मैं नहीं समझता कि मोदी अगर अभी जंग खत्म हो जाए और उसका पल्ला भारी ना लगे, तो मैं नहीं समझता कि मोदी इलेक्शन जीत सकता है। नो वे नियर इट। सही। इम्तियाज गुल साहब, मोदी इंतजामिया की तरफ से बड़े बड़े दावे किए गए कि हमने जैश ए मोहम्मद का मरकज़ तबाह कर दिया। उनका मीडिया जो खासकर इस खित्ते में उनका दुश्मन नज़र आ रहा है, वो भी दावे कर रहा था 350 बंदे मार दिए गए, हमने F-16 जहाज़ गिरा दिया। लेकिन जब कल उनके तीनों सर्विसेज चीफ्स ने प्रेस ब्रीफिंग दी, जिसमें वो किसी सवाल का जवाब ही नहीं दे सके, कोई सबूत भी फराहम नहीं कर सके, इतनी सुबकी के बाद आपको लगता है कि भारत फिर से कोई एडवेंचर कर सकता है, फिर से कोई ऐसी हरकत कर सकता है? देखिए, तो अभी हमें नहीं मालूम, हम उनके दिलो दिमाग में नहीं रहते हैं, लेकिन
अगर आप जनरल मूड देखें नई दिल्ली में, चाहे वो सियासतदानों का है या मीडिया का है, उनको एक तरफ तो सुबकी बहुत ज़्यादा महसूस हुई है, दूसरी तरफ उस जो दूसरा कैंप है उन्होंने उस पर तनकीद भी बहुत ज़्यादा की है, आवाज़ें बढ़ती चली जा रही हैं। मेरा अपना ये अंदाज़ा है कि शायद उनकी मुसल्लह अफवाज के अंदर भी जो मोदी साहब ने मौजूदा हालात में जो एक्शन किया है उसकी मुखालफत या उसकी मुज़ाहमत हो, इसलिए कि एक एहसास तो बहरहाल ये पैदा हुआ कि इंतखाबी मुहिम से पहले वज़ीर आज़म ने फ़ौज को एक खुला चेक दे दिया कि आपने जो करना है कर लें, और उसका नतीजा भी देख लिया। अब कोई मालूम नहीं है कि हो सकता है कुछ एडवेंचरस जर्नैल भी वहाँ पे मौजूद हों जिनका यही ख्याल हो कि पाकिस्तान पे आप अपनी बरतरी साबित कर सकते हैं इस तरह की शरारतें जारी रखे, इस तरह के मज़ीद काम करके। ये हालांकि उन्हें सोचना चाहिए कि जो हमारा जो इलाका जुड़ा हुआ है कश्मीर में, जहाँ पे लाइन ऑफ कंट्रोल है, वो इस कदर करीब है और इतने पहाड़ हैं कि मुश्किल होता है किसी को भी रोकना। अगर एक जेट तैयारा आ रहा है जो 2200 किलोमीटर फ़ी घंटा की रफ्तार से परवाज़ कर रहा है, वो अगर 2-4-10 किलोमीटर अंदर आ भी जाए तो उससे ये कोई बहुत बड़ी बहादुरी नहीं है, क्योंकि सिंपली वो आके चले जाना, जो रिएक्शन टाइम है दूसरी पार्टी के लिए वो बहुत ही उसमें कम है। तो मैं समझता हूँ कि इसमें हमें हर ख़तरे के लिए तैयार रहना चाहिए, लेकिन उसके साथ हमें उस जाल में नहीं फंसना चाहिए जो कि मोदी, उसके साथियों ने और वहाँ का उनका हम ख्याल मीडिया हमारे लिए फैला रहा है। इम्तियाज़ गुल साहब, एक और बड़ी अहम बात वो ये कि ठीक है, हमने बहुत अच्छा जस्र दिया, पूरी दुनिया में इसकी तारीफ़ की जा रही है, पाकिस्तान में हर तबका इसकी तारीफ़ कर रहा है, लेकिन एक जगह क्रिटिसिज्म हो रहा है कि ठीक है आपने उनके लिए बहुत अच्छा जो है ना वो स्टेप उठाया, लेकिन आज जब हमारे दफ्तर ख़ारजा ने ये भी इस बात की भी तस्दीक की कि प्राइम मिनिस्टर साहब ने मोदी साहब से बात करने की कोशिश की लेकिन वो राब्ते में नहीं आए, तो कहा जा रहा है कि प्राइम मिनिस्टर साहब को अब बार बार मोदी के पीछे नहीं भागना चाहिए, अब इंतज़ार तो करें कि वो आपके अमन जेस्चर का, इस पॉजिटिव जेस्चर का जवाब क्या देते हैं। आपको लगता है कि अब बार बार हमें मोदी को कॉल्स नहीं करनी चाहिए बात करने के लिए? और ये भी खबरें सामने आ रही हैं कि जब कॉल किया गया तो मोदी साहब ने कहा कि मैं बिज़ी हूँ, ये कह के जो है ना वो उनसे बात नहीं की गई। तो आपको लगता है कि हमारे प्राइम मिनिस्टर को नहीं भागना चाहिए मोदी के पीछे? ये पता नहीं किसने इस किस्म की खबरें ये उड़ाई हैं कि बार बार कोशिश की है। मेरा ख्याल है वज़ीर आज़म ने तो सिर्फ़ एक ही मरतबा कहा था कि मैंने कोशिश की उनसे बात करने की, और ये काम करके वज़ीर आज़म ने अपना एक अखलाकी फ़रीज़ा अदा किया है जो कि किसी भी एक ज़िम्मेदार हुक्मरान की होती है, जो सरबराह हुकूमत हैं, उन्होंने अपना काम कर दिया है। अब भले जो मर्ज़ी कहे, एक बात है कि जो पाकिस्तान के वज़ीर आज़म ने अखलाकी जिसको हाई ग्राउंड कहते हैं वो हासिल करना था कर लिया, उसकी वजह से दुनिया भर में वो बयानिया जो कि भारत की वजह से पाकिस्तान के ख़िलाफ़ था वो अब काफ़ी हद तक पंक्चर हो गया है, उसमें एक बहुत बड़ी दरार पड़ गई है। आज के बाद से यानी विंग कमांडर अभिनंदन की वापसी के बाद जो काम भी भारत की तरफ से होगा उसका मलबा, उसका मनफी असर सिर्फ़ और सिर्फ भारत पे होगा। पाकिस्तान जो उभर के सामने आया है, पाकिस्तान का इमेज गुज़िश्ता 72 घंटों के दौरान, मेरा ख़्याल है गुज़िश्ता 70 बरसों में इस नौयत की जो खैर सगाली का जज्बा था पाकिस्तान के लिए नहीं पैदा हुआ, और ये पाकिस्तान ने 3 दिन में एक बहुत बड़ा सरमाया इकट्ठा किया अपने लिए, और इसी के ऊपर इसी को आगे बढ़ा के अब हमने दुनिया पे ये साबित करना है अपने इक़दामात के ज़रिए कि पाकिस्तान अगर दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ जंग की बात कर रहा है तो उस पे वो अंदरूने खाना घर के अंदर अमल भी कर रहा है, क्योंकि सिर्फ जिस तरह अमाल बोलते हैं बुलंद आवाज़ से, जिस तरह हमारे वज़ीर आज़म बोले, जिस तरह उनके कैदी को रिहा किया, इसी तरह अगर हम लोगों को बावर कराने में कामयाब हो जाएं अपने अमली इक़दामात के ज़रिए कि हम भी वाक़तन दहशतगर्दी की हर किस्म के हर सूरत के ख़िलाफ़ हैं, तो मेरा ख़्याल है पाकिस्तान की बहुत बड़ी जीत होगी।
ठीक है, मुझे जरा प्रोग्राम में एक ब्रेक लेनी है। ब्रेक के बाद डॉक्टर काई भी हमें ज्वाइन करेंगे एक छोटे से वक्फे के बाद। ब्रेक के बाद खुश आमदीद। डॉक्टर हुमा बकाई साहिबा ने हमें ज्वाइन किया है। डॉक्टर साहब ये बताइएगा, पिछले 4-5 दिनों में जो हमने देखा, उनसे रब्ता करने की कोशिश करें। हिलाली साहब आप मेरे सवाल का जवाब दीजिए। पिछले 4-5 दिनों में हमने भारतीय मीडिया की जो पोजीशन देखी, वो वही पोजीशन लग रही थी जो मोदी सरकार की पोजीशन होती है। उनका मीडिया बहुत ज़्यादा लोगों को मिसगाइड करता रहा, लोगों को गुमराह करता रहा, गलत रिपोर्टिंग करता रहा। क्या ये समझा जाए कि वहाँ का मीडिया के सर पर जो जंगी जुनून सवार है वो भी मोदी सरकार के इलेक्शन के प्रोपेगेंडे का एक हिस्सा है, और हमारे पॉजिटिव इनिशिएटिव का मोदी सरकार इसलिए जवाब नहीं देना चाहती, हमारे मुस्बत जेस्चर का, कि आने वाले इलेक्शन में उनको नुकसान ना हो इस चीज़ का? नहीं शाजिया, ये तो बहुत है एक्सपेक्ट करना कि ऐसे वक्त पे उनका प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, सोशल मीडिया नहीं, सोशल मीडिया में खूब गालियां खा रहा है मोदी, बिल्कुल, कि आप समझेंगे जो चीज़ गवर्नमेंट के लाइसेंस पे, परमिशंस पे, जिधर गवर्नमेंट के एडवर्ट्स के पैसे मिलते हैं, वो सब छोड़ के वो सही और सच के पीछे जाएंगे। ऐसा कोई इंडियन और ऐसा इंडियन मीडिया मैन आज तक पैदा नहीं हुआ है, तो ये एक्सपेक्ट करना मुनासिब नहीं है मेरे ख्याल में। और जो कर रहे हैं, जो भी कर रहे हैं मोदी की, वो भी गनीमत है। अमूमन उनका बड़ा टाइट निट होता है। मैंने आपको फिर रिपीट करता हूं, 21 पार्टीज पार्लियामेंट में खड़े होके कहना हम तुम्हारा बात नहीं मानते, ये बहुत बड़ी बात है। यही 21 पार्टीज तो हैं जो लड़ेंगे इलेक्शन, यही 21 पार्टीज जो हैं जो शायद अगले गवर्नमेंट बनाए। इससे माफ करिए, हमारे लिए इससे बेहतर क्या हो सकता है कि गवर्नमेंट ऑफ मोदी पोल्स में हारने का इम्कान है। बड़ी अच्छी बात है। सही। अच्छा जनरल साहब, ये एक मौका था जिस पे हमने देखा हमारी सिविल क़यादत, हमारी मिलिट्री क़यादत, हमारी ऑपोजिशन क़यादत एक सफ़े पर हमें मुत्तहिद इकट्ठे नज़र आए। लेकिन एक चीज़ पर हमें इख्तलाफ नज़र आया, पार्लियामेंट का जो जॉइंट सेशन हुआ उसमें हमने देखा, जो OIC इजलास पर जब बात हो रही थी तो पीपल्स पार्टी का हमें मौक़िफ़ कुछ मुख्तलिफ नज़र आया, जहां हमारे वज़ीर ख़ारजा ने यह ऐलान किया कि वो OIC के इजलास में शरीक नहीं होंगे क्योंकि भारतीय वज़ीर ख़ारजा को UAE ने जो दावत दी है उससे इख्तलाफ करते हुए। तो जरदारी साहब ने कहा कि नहीं, हमें जाना चाहिए था, एक हम मौका गंवा रहे हैं, हमें इंटरनेशनल कम्युनिटी को इंगेज करना चाहिए था। क्या आप समझते हैं कि पाकिस्तान का ये फ़ैसला दुरुस्त है? OIC के जो फॉरेन मिनिस्टर्स की कॉन्फ्रेंस हो रही थी UAE में, उसमें शिरकत ना करने का फ़ैसला ठीक है पाकिस्तान का? मैं समझता हूँ जी ये बिल्कुल दुरुस्त है, क्योंकि अगर आप उसको एक दफ़ा दरवाजे के अंदर दाखिल होने दें तो फिर वो अंदर बैठ सकता है। ये आज की बात नहीं है, बल्कि हमारे कुछ अरब दोस्त कुछ अरसे से ये कोशिश कर रहे हैं कि हिंदुस्तान को OIC में लाया जाए। ये 2-3 दफ़ा कोशिश हुई है। और मैं एक वाक़या आपको बताना चाहता हूँ कि 2006 में मुझे और एजाज़ुल हक साहब को प्रेसिडेंट मुशर्रफ ने भेजा था टू गो एंड टॉक टू ये जितने अरब रूलर्स हैं हमारे, ये गल्फ़ वाले, क्योंकि इंडियन फोर्सेस हमारे बॉर्डर पर आई हुई थी और एक जंग का माहौल बन रहा था। तो वहाँ जाकर हमारा ये काम था कि उनको, अरब रूलर्स को हम कहें कि आप बयान दें कि दोनों मुल्क अपनी फ़ौजें बॉर्डर से हटा लें क्योंकि जंग किसी के हक में नहीं है। तो हमें बड़ा पॉजिटिव रिस्पांस मिला सऊदी अरब से, UAE से और बाकी मुल्कों से। लेकिन हमें सरप्राइज़ मिली कतर में, क्योंकि वहाँ मौजूदा रूलर के वालिद उस वक़्त हुक्मरान थे और वो OIC के चेयरमैन थे। तो हमने उनसे कहा कि जी आप OIC के चेयरमैन भी हैं और ये बयान आपकी तरफ से आना बहुत ज़रूरी है। तो उन्होंने कहा कि आप हमें हिंदुस्तान को मेंबर बनाने दें OIC का, आप इसकी क्यों मुखालफत करते हैं? तो उस पर मैंने उन्हें कहा कि जी हिंदुस्तान क्वालिफाई नहीं करता क्योंकि ये ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कंट्रीज़ है, तो हिंदुस्तान तो इस्लामिक मुल्क नहीं है। उन्होंने कहा नहीं, वहाँ पे बहुत बड़ी मुस्लिम माइनॉरिटी है। तो मैंने कहा जी अगर ये क्राइटेरिया है तो फिर रशिया में भी बहुत बड़ी मुस्लिम माइनॉरिटी है,
फिर बहुत से यूरोपियन ममालिक हैं जिनमें बहुत बड़े साइज की मुस्लिम मिनॉरिटी है, फिर वो सारों को आप OIC का मेंबर बना लें। तो ये तो लॉजिक अप्लाई नहीं करता कि जी मुस्लिम मिनॉरिटी है। उस पर वो कहने लगे कि अगर आप ये नहीं करने देंगे हमें तो हम फिर ये बयान भी नहीं देंगे। तो उस पर मुझे काफ़ी अपसेट हुआ मैं, और मैंने कहा जी आपके बयान से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आप बेशक बयान ना दें। खैर मीटिंग हमारी ऑन दैट नोट एंड हो गई और मैं वापस आ गया। तो फिर हमने आके ये बयान किया मुशर्रफ साहब को, तो उन्होंने कहा ये एफर्ट इनकी कुछ अरब ममालिक की रही है कि हम हिंदुस्तान को OIC का मेंबर बना लें, लेकिन पाकिस्तान ने बड़ा फर्मली अपोज किया। तो आज ये मेरे ख्याल में बहुत अच्छा मैसेज दे दिया शाह महमूद कुरैशी साहब ने कि अगरचे आज ये इशू नहीं था कि उनको मेंबर बनाया जाए, लेकिन इवन द एड्रेस वाज नॉट एक्सेप्टेबल टू पाकिस्तान, इसलिए ये ज़रूरी था कि ये मैसेज दिया जाता। सही। हिलाली साहब कुछ कहना चाह रहे हैं इस पे। शाजिया, आज कुछ थोड़े से स्टेटिस्टिक्स हमारे व्यूअर्स को देखने दें कि पिछले 20 साल में 94,000 लोग मारे गए हैं कस्टोडियन किलिंग्स। मगर ये जो मारे गए 94,000 तो वैसे मारे गए, जो इनके कस्टडी में है 7,000 कश्मीरी मारे गए, जो डिसअपियर हो गए, गैब कर दिया है 10,000 कर दिया है, जो गैंग रेप औरतें हुए हैं वो 10,000 हुए हैं, जो अंधे हुए हैं 200 हुए हैं, जो कश्मीरी यतीम हैं वो 20,000 हैं, और जो कश्मीरी विडोज हैं वो 20,000 है। ये है स्टेटिस्टिक्स। और ये OIC को क्या क्या कहा शाह महमूद, बड़ा अच्छा कहा। शाह महमूद कुरैशी ने कहा कि हम लोगों का एक इत्तेफाक है कि जो बाहर का मुल्क पाकिस्तान से जो दूसरे मुसलमान मुल्क के साथ उसका फिसाद या डिस्प्यूट होता है और वो अनरिजॉल्व्ड है, हम उनको नहीं बुलाएंगे। आप बगैर मुझे पूछे इसको बुला रहे हैं, और ना छोटा डिस्प्यूट, इसने तो आज अटैक किया है हमें, हमारा एग्रेस किया है अंडर द UN, और फिर भी आप इसको आने दे रहे। और दूसरी बात मैं लोगों को कहना चाहता हूं, हमारे अवाम को, कि हम लोग कहते हैं ये यमन का बदला है। भाई यमन में हमने क्या गलती की? हम तो नहीं कह रहे हैं ना कि इंडिया को अरब मुल्कों के फौज भेजो हमारे साथ आके इंडिया को अटैक करो। सही। हम कह रहे हैं कि हमें दिफा करो, डिप्लोमेटिक सपोर्ट दो। वो भी अगर इतना मुश्किल हो गया है तो क्या है? ये बड़ी अफसोस की बात है कि हमारी मैशत ऐसी हो गई है कि इनके पास भीग जाने के लिए हम जाते हैं, और ये तेल अपना इंडिया को बेचना है, तेल जल्दी खराब हो जाता है। इम्तियाज गुल साहब, मौजूदा करंट सिचुएशन में अब क्या एक नॉन मेंबर मुल्क को तरजीह देनी चाहिए थी? हम मेंबर मुल्क हैं और उन्होंने हम पर कार्रवाई की है, उन्होंने जारियत में पहल की है। आपको लगता है कि UAE का ये फैसला गलत है और हमने उसमें शिरकत ना करने का फैसला हमारा ठीक था? देखिए, फैसला तो बुनियादी तौर पे हमारा ठीक था, और OIC के जो रूह रवां ममालिक हैं उन्होंने कोई बज़ाहिर उसूलन कोई अच्छा काम नहीं किया है। पाकिस्तान एक बानी रुकन मुल्क है और उसका दूसरे मुल्क के साथ झगड़ा हो और इस तरह उनको बुला लिया, बाकायदा खुसूसी दावत दी सुषमा स्वराज को। लेकिन हमें ये भी जहन में रखना चाहिए कि दुनिया भर में जो बाहमी ताल्लुकात होते हैं, दो मुल्की, से मुल्की, कसीरुल मुल्की, वो इक्तिसादी मफादात की बुनियाद पे चलते हैं। और मिडल ईस्ट के जो बड़े ममालिक हैं उनके मफादात भारत के साथ और भारत के मफादात इन मुल्कों के साथ जुड़े हुए हैं। और यही हाल दूसरे ममालिक का भी है, जहां आप देखिए कि अमेरिका और चीन का ईंट कुत्ते का बैर है जहां तक हुकूक इंसानी की और नज़रियात की बात है, सियासी नज़रियात की, लेकिन वो आपस में कारोबार भी कर रहे हैं। तो हमें, मेरा ख्याल है, ये बात ये कश्मीर की बुनियाद पे दूसरे मुल्कों के साथ अपने ताल्लुकात को जांचने का सिलसिला ज़रा कम करना होगा। है तो बड़ी उसूल की बात है कि कश्मीर में हमें ज़रूर उनका ज़िक्र करना चाहिए, लेकिन हमें ये भी सोचना चाहिए
कि आखिर वो क्या वजूहात हैं जिसकी वजह से हमने बायकॉट किया, ईरान ने, तुर्की ने भी बायकॉट किया, लेकिन उसके बावजूद यूनाइटेड इसको सुषमा स्वराज को बुला लिया गया। और मेरा ख्याल है अब तो अमेरिका से ये खबरें भी आ रही हैं कि उन्हें अमेरिका में जो इंटेलिजेंस खबरें हैं, गुज़िश्ता रोज़ वहाँ की कांग्रेस के हवाले से एक बहुत करीबी हलकों से ये बात सामने आई कि उनके नज़र में मुत्तहिदा अरब अमारात, ईरान और भारत, इन तीनों के दरमियान ताल्लुकात बढ़ रहे हैं और उसी की वजह से ये हालियत तनाज़ा पैदा हुआ है और उसी की वजह से पाकिस्तान को इतनी अहमियत नहीं दी गई है, पाकिस्तान के मौक़िफ़ को वो अहमियत नहीं दी गई जो अहमियत देनी चाहिए थी। हुमा बकाई साहबा, इस कॉन्फ्रेंस में शिरकत के आपको लगता है कि खलीजी ममालिक से हमारे ताल्लुकात कुछ बिगाड़ पैदा हो सकती है, ख़राब हो सकते हैं? देखिए, सिंबॉलिक वैल्यू है और सिंबॉलिक वैल्यू इसलिए है कि जो OIC बस हैसियत खुद जो इदारा है उसको पेपर टाइगर कहा जाता है और पेपर टाइगर कहा जाता है। और जब हम पढ़ रहे थे तो हम OIC को कहते थे OIC। तो अलावा इसके के रेजोल्यूशन और आ जाएंगे, उसके अलावा कुछ नहीं होगा। मल्टीलैटरलिज्म का भी जमाना कमजोर हो रहा है। लेकिन इसके साथ साथ मेरे ख्याल इम्तियाज गुल साहब ने बड़ी अच्छी बात कही है। इस वक्त पाकिस्तान में जरा ये हाइप है कि हमने इंडिया को यहाँ डिफीट कर दिया है और पाकिस्तान की परसेप्शन वॉर जीती भी है, बहुत उम्दा तरीके से नेविगेट की पूरे सूरत हाल। लेकिन इस पूरी सूरत हाल में न्यू दिल्ली की स्ट्रैटेजिक इम्पोर्टेंस और स्ट्रैटेजिक कन्वर्जेंस इम्पोर्टेंट कैपिटल्स के लिए कम नहीं हुई है। न्यू दिल्ली जो है वो इम्पोर्टेंट कैपिटल है अमेरिका के लिए, वो इम्पोर्टेंट। आप चाइना की तो देखिए कितनी क्वाइट डिप्लोमेसी हुई। आप हर स्टेटमेंट उठा के देख लीजिए, किसी स्टेटमेंट में ये नहीं कहा गया कि इंडिया ने ज्यादती की है, ये कहा गया है कि दोनों ममालिक रिस्ट्रेंट का मुजाहरा करें। तो हमें इससे आगे भी बढ़ना है और आगे बढ़ने में सूरत हाल ये है कि जो न्यू दिल्ली का राइजिंग स्टेटस है इंटरनेशनल कम्युनिटी में, उसके साथ हमें काम करना है। और मेरा ख्याल है कि शायद हमें यहाँ चले जाना चाहिए था। मल्टीलैटरल फोरम है, हम मॉरल हाई ग्राउंड पे। तो अगला सवाल ये कि कब तक हम ऐसे इख्तलाफ करते रहेंगे? एक बार बुलाया, अगली बार भी बुलाया जाएगा। हमारी स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए अगली बार के लिए? मेरा ख्याल है जो इस वक्त ट्रैजेक्टरी थी इमरान खान साहब की हुकूमत की, वो प्रो पीस थी, वो कल्टिवेटिंग थी, वो रिकंसिलेशन थी, वो एकोमोडेशन थी। और फिर ये एकदम से बिल्कुल अलग ट्रैजेक्टरी जो है वो सामने आई है कि हम नाराज हो गए। बाइकॉट नेवर वर्क, टुडेज वर्ल्ड बाइकॉट डोंट वर्क। जब इंडिया जो था वो सिपेक के समिट में नहीं आया तो इंडिया के अंदर से आवाजें निकली थी, कितनी बड़ी गलती की इंडिया ने वहां नहीं किया, इंडिया को वहां जाना चाहिए था। मेरा तो हम्बल सबमिशन इस अगस्त पैनल से ये है कि पाकिस्तान को भी जाना चाहिए था। उसमें कोई हर्ज नहीं था, वहां जाकर मौके को ज्यादा सामने ला सकते थे। कश्मीर का इशू सिर्फ हमें तो नहीं पता, सबको पता है। और बिल्कुल इंडिया, और मुझे एक और मैं आपसे गुजारिश कर दूं, आप पूरा इस वक्त हम खुश हैं, अच्छा हुआ। लेकिन OIC को ये भी तो सोचना चाहिए ना कि वो नॉन मेंबर मुल्क जो OIC के रेजोल्यूशन पर इख्तलाफ करता रहा है, उसको रिजेक्ट करता रहा है। आप भी जानती हैं कि OIC ने ये रेजोल्यूशन दी थी कि OIC की डेलीगेशन को कश्मीर में एक बार जाने की इजाज़त तो दें आप, लेकिन इंडिया ने उसको रिजेक्ट कर दिया। तो इन मामलात को भी तो मद्देनजर रखना चाहिए कि क्यों आप एक ऐसे मुल्क को बुला रहे हैं। जी, सिर्फ OIC को तो नहीं रिजेक्ट किया, उसने तो यूनाइटेड नेशंस के ऑब्जर्वर्स को भी आने से मना किया है। वो तो इंटरनेशनल कम्युनिटी में कोई मीडिएशन नहीं करना चाहता, बट इट कंटिन्यूज टू बी अ वेरी इंपॉर्टेंट कैपिटल फॉर द वर्ल्ड। और वो सूरत हाल जो है वो जिंदा रहेगी, वो इसी तरह चलेगी। और आप ये भी देखिए कि किस वक्त इंटरनेशनल कम्युनिटी मोबिलाइज हुई। जब इंडिया कह रहा था मैं हमला करूंगा तो कोई मोबिलाइज नहीं हुई इंटरनेशनल कम्युनिटी। इंटरनेशनल कम्युनिटी उस वक्त मोबिलाइज हुई जो इंडिया का जहाज गिर गया और उसका पायलट आपके पास पकड़ा गया। फिर इंटरनेशनल कम्युनिटी इन द फेवर ऑफ इंडिया आगे आई है और उसने कहा है पाकिस्तान से कि इनको फेस सेविंग दो और उस पायलट को वापस करो। तो मेरे ख्याल है ये वो हकीकत है जिसको लेके हमें आगे बढ़ना है। प्रैग्मेटिज्म की जरूरत है। पाकिस्तान अच्छा डिप्लोमेटिकली खेल रहा है, अपने आप को घुसते ना करें इशू से कि हम आगे ना बढ़ सकें। हमें कनेक्टिविटी की तरफ जाना है, फंक्शनल रिलेशनशिप की तरफ जाना है, और वो सब इस एटीट्यूड से क्लैश करता है। सही, मुझे ज़रा ब्रेक लेनी है। बहुत शुक्रिया हुमा बकाई साहिबा। अब ब्रेक के वापस आएंगे तो इसी पर अपने पैनल से मैं राय लूँगी कि मुस्तकबिल में इस इशू को लेकर पाकिस्तान की स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए, और जो पाकिस्तान ने इनकार किया है, इख्तलाफ किया है, नाराज़गी का इजहार किया है, इससे पाकिस्तान को, क्या पाकिस्तान की नाराज़गी को वैल्यू दी जाएगी? एक छोटे से वक्फे के बाद।
ब्रेक के बाद खुशामदीद। जनरल साहब, आप क्या समझते हैं OIC पाकिस्तान की नाराज़गी को, जो पाकिस्तान ने इख्तलाफ किया है, एक तरह से प्रोटेस्ट है ये, ना जाना कितनी वैल्यू देगा? एक बार तो बाइकआउट कर दिया, अगली बार के लिए पाकिस्तान की स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए? जी, पहली बात यह है कि इस दफ़ा ये एक सरप्राइज़ थी, क्योंकि हमें कंसल्ट किए बगैर उन्होंने इंडिया को इनवाइट किया था। नेक्स्ट टाइम हम अपने बाकी दोस्तों के साथ पहले से ये बात तय करेंगे, क्योंकि हो सकता है कि कोई मुल्क ये कोशिश करे कि इसकी आड़ में, चूंकि इंडिया को एक दफ़ा ये ओपनिंग मिली है, तो इंडिया को मेंबरशिप दे दी जाए OIC की। हालांकि बहुत सारे मल्टीलैटरल फोरम्स हैं जहां इंडिया तो मेंबर है लेकिन पाकिस्तान मेंबर नहीं है। ये वाहिद फोरम है जहां पे पाकिस्तान मेंबर है और इंडिया मेंबर नहीं है। तो पाकिस्तान को ये यहाँ पे मौका मिलता है कि वो कश्मीर के लिए आवाज़ उठाए। यहाँ भी इंडिया आ गया तो उसने इसको भी सबोटाज कर देना है। हमें पूरी तरह अपोज करना चाहिए कि इंडिया बीइंग ए नॉन मुस्लिम कंट्री, उसको इजाज़त नहीं होनी चाहिए OIC में मेंबरशिप की। और अगर अब ये हम प्रोटेस्ट ना करते इस दफ़ा और ये बाइकआउट कुरैशी साहब ना करते तो हमने ये दरवाज़ा खोल देना था। तो मेरे ख्याल में आपको लगता है पाकिस्तान के इस प्रोटेस्ट को, इस नाराज़गी को वैल्यू मिलेगी? बिल्कुल मिलेगी, क्योंकि ये मैसेज ड्राइव हुआ है और सिर्फ हमने नहीं, तुर्की ने भी बड़ा स्ट्रांगली इसको एम्फेसाइज किया और ईरान ने भी हमारा साथ दिया है। तो ये हमारे जो ब्रदर अरब मुल्क हैं, इन पर यह चीज़ वाजे करनी चाहिए कि हम बिला किसी शर्त के, बिला किसी झिझक के, हम अरब कॉजेज़ को हमेशा खुल के सपोर्ट करते हैं, बल्कि पैलेस्टीनियन कॉज पर पेश होते हैं। हम बाकी इजराइल वगैरह सबको नाराज़ करते हैं, लेकिन आप हमारे साथ ये काम कर रहे हैं जबकि हिंदुस्तान हमारे ऊपर एग्रेशन कर रहा था उस वक़्त। तो ये मेरे ख्याल में पाकिस्तान के इस प्रोटेस्ट को हमें कैरी फॉरवर्ड करना चाहिए फ्यूचर के लिए। सही। हिलाली साहब, देखिए, बड़ी सीधी सादी सी बात है। ये जो हुमा बकाई कह रही थी कि प्रैक्टिकल होना चाहिए, ये वो, आखिर अगर हम ये कॉन्फ्रेंस में बैठे होते, सुषमा ने तो एक दफ़े भी पाकिस्तान का नाम नहीं लिया। तो अगर पाकिस्तान का नाम आप नहीं लेते हैं और जो उसने कहा अगर पाकिस्तान को आप भूल जाएं, दूसरे तो फिर कोई जस्ट बोल्ड स्टेटमेंट ऑफ प्रिंसिपल्स है, दहशतगर्दी नहीं होनी चाहिए, मदद नहीं करने चाहिए, कोई और तो हम किस बात पे ऑब्जेक्ट करते भाई? और अगर हम ऑब्जेक्ट करते तो ये जो उनका जो गॉडफादर है OIC में बना हुआ है UAE, वो उठ के क्या कहता? वो उठ के कहता तुम देखो हमारी बात नहीं मानते, उन्होंने तुम्हारा नाम नहीं लिया और तुमने अपना नाम को इंसिन्यूएट करके उसको क्रिटिसाइज कर रहे हो। इसलिए तो हम ये तो नहीं कह सकते हैं ना कि सपोर्ट होना चाहिए। हम जल्दी बोल्ड स्टेटमेंट दे देते थे, सेल्फ डिटर्मिनेशन अच्छा हुई है, पुराने एग्रीमेंट्स UN के ये करना चाहिए। हम भी अगर इंडिया का नाम ना लेते तो ये एक अजीब सा बात होती। बेहतर ये था कि हम OIC को बताएं हम वी आर नॉट अपोज टू व्हाट शी सेज, वो तो भूल जाओ, उसका आना ही गलत था एक ऐसे इंस्टीट्यूशन में जिधर हम फाउंडर मेंबर हैं। बगैर पूछे तुमने हमको बुलाया, उसको बुलाया, ये किस किस्म का? इसलिए कि तुम हमारे दोस्त हो। ये है कि मुस्तकबिल में भी अगर ऐसा होता है तो पाकिस्तान को बॉयकॉट करते रहना चाहिए। नहीं होगा, इन्होंने ठीक कहा जनरल साहब ने कि ऐसा इंशाल्लाह नहीं होगा। पता नहीं क्यों हम लोगों के जो डिप्लोमेट्स हैं उन्होंने क्यों उधर कोई सूंगा नहीं, किसी ने OIC में हमारे उधर रिप्रेजेंटेटिव्स बैठे रहते हैं, खूब तनख्वाह लेते हैं, फॉरेन ऑफिस के फेवर्ड लोग होते हैं। वैसे आमतौर तो काफी सारे एवरेज लोग जाते हैं उधर, मगर उनको क्या नहीं पता चला? UAE में हमारे जो बंदे हैं जो रोज इनको शिकार के परमिट्स देते हैं, उनको मिलते हैं, उनके साथ बैठ के क्या क्या कर, उनको भी नहीं पता चला। टेरेबल इंटेलिजेंस, ये है हमारा फेलियर, ये नहीं है कि हम नहीं गए। वो अच्छा फैसला था। इम्तियाज गुल साहब। जी बिल्कुल, इन्होंने लाली साहब ने सही कहा कि असल हमारी नाकामी ये थी कि ऐसे सफ़ीर जो कि बड़ी बड़ी सिफारिशें लगा के वहाँ पे चले जाते हैं, कई हैं, हर एक नहीं है, लेकिन कई ऐसे हैं जो गुज़िश्ता दौर में भी लगाए गए थे, वो ज़्यादातर फिर अपने मफादात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए वहाँ मसरूफ़ रहते हैं
और ये बिल्कुल इन्होंने सही लफ्ज़ इस्तेमाल किया कि ये एक इंटेलिजेंस फेलियर है, और मैं तो कहूँगा कि ये डिप्लोमेटिक फेलियर भी है कि हमें बिल्कुल आखिरी वक्त में आके पता चला कि वहाँ इस कॉन्फ्रेंस में भारतीय वज़ीर ख़ारजा भी आ रही हैं। तो एक बहुत बड़ा फेलियर है, हमारी नाकामी और इम्तिहान भी है आइंदा के लिए। लेकिन एक बात मैं इस पे ख़त्म करूँगा कि हमें यहाँ बहरहाल फिर भी सोचना पड़ेगा कि वो क्या वजूहात हैं जिसकी वजह से हमारे बहुत करीबी दोस्त ममालिक भी हमें 5 फरवरी जैसे दिन मनाने से गुरेज करते हैं। उनके अपने अपने दारकूमतों में 5 फरवरी यौम यकजहती कश्मीर होता है, लेकिन अक्सर दोस्त ममालिक हमें कहते हैं आप ये ना करें, हमें यहाँ पे फिर मसला होता है। तो इसलिए हमें इस पे भी ज़रा सा गौर करना पड़ेगा कि कब तक हम कश्मीर करके 220 मिलियन बाकी जो अवाम है यहाँ पे उनकी तकदीर के साथ खेलते रहेंगे, उनकी किस्मत का सौदा यूं ही करते रहेंगे। हमारी तवज्जो यहाँ पे होनी चाहिए। UAE के बेहतरीन ताल्लुकात हैं, बिज़नेस ताल्लुकात हैं इसराइल के साथ, और हम उनके साथ एक झगड़ा लेके बैठे हुए हैं। वो ठीक कहा कि फ़लस्तीन के मसले पे हम उनके साथ हैं, लेकिन बाकी जिनके सर पे हमने उनके साथ झगड़ा मोल रखा हुआ है वो अपने उनके बाकायदा बिज़नेस ताल्लुकात उनके साथ कायम है। सऊदी अरब के भी बिलवास्ता तौर पे उनके साथ ताल्लुकात हैं। लिहाजा हमें थोड़ा सा प्रैक्टिकल अमली जो दुनिया है उसमें कदम रखना होगा। जो नज़रियाती और ये ख्याली दुनिया थी, मेरा ख्याल है उसको हमें छोड़ना होगा। मतलब डिप्लोमेटिकली हमें स्ट्रांग होना पड़ेगा। जनरल साहब, आर्मी चीफ की अमेरिका, चीन और बरतानिया के सफ़ीरों से बातचीत हुई जिसमें आर्मी चीफ ने ये वाजे किया कि पाकिस्तान एक अमन पसंद मुल्क है, लेकिन हम अपना दिफा करना जानते हैं, हर जारियत का मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। आर्मी चीफ के इस वाजे पैगाम से आप क्या समझते हैं? पाकिस्तान के जो हमारा एक मौक़िफ़ है, हमारा एक जो नैरेटिव है, उसको कितनी तायद मिली है? मेरे ख्याल में जी उनका जो पैगाम था वो ये है कि हम इनिशिएट नहीं करेंगे, लेकिन अगर हमारे ऊपर अग्रेशन की गई तो फिर हम पूरी कुव्वत के साथ जवाब देंगे, और इसमें किसी को कोई शक नहीं होना चाहिए। सही। हिलाली साहब, कितना मौसर पैगाम गया है आर्मी चीफ की जानिब से दुनिया को? मेरे ख्याल में ये पैगाम जाना था, बड़ी अच्छी बात है कि वो गए, और मेरा उम्मीद ये है कि ये उनके जो आर्मी चीफ्स हैं वो अपने प्रेसिडेंट्स को भी बताएंगे। ये समझ नहीं सकते हैं कि हम फैसला हमने कर लिया है, हम हिंदुस्तान की चौधरात में बेहतर समझते हैं कि हम मर जाएं या जिंदा हो। ये वेरी सिंपल है। मैं इंडियंस जो मेरे साथ ये सर्व करते रहते हैं सफीरों को, ये वो, मैंने कहा ये तुम्हारे दिमाग में बैठता नहीं है। वी वुड रादर डाई देन टू लिव अंडर योर हेगेमनी। समझ गए? तो अब बात करो उसके बाद। तो ये फ्रैंकली दिस इज द डिसीजन। अब आप कह सकते हैं कि कुछ लोग फैसला करते हैं, शायद हर अवाम नहीं चाहता ये वो। भाई हर अवाम की क्या बात कर रहे हैं? जो लोग पंजाब के प्लेन्स, वो ब्लडी प्लेन्स को 1947 में पैदल आए हैं क्रॉस करके, और उन्होंने जो देखा है वो क्यों आए? वो इसलिए आए कि 50-60 साल बाद उनके पोते जो हैं वो हिंदुस्तान की चौधराहट में जिंदा रहे, तो फिर आना ही नहीं था। नॉट एट ऑल। वी बिलीव और वी प्रेफर। वो इंडियन ने बड़ा अच्छा कहा, वो एक था उनका जो हमारे खिलाफ हर वक्त बोलता है, कहता है ये पागल लोग हैं, ये दे प्रेफर डेथ देन टू लिव अंडर आवर थिंग। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया इम्तियाज गुल साहब हमारे साथ थे, जनरल रिटायर्ड जावेद अशरफ काजी साहब थे, ज़फ़र हिलाली साहब, तमाम मेहमानों का बहुत शुक्रिया। प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हो गया। प्रोग्राम के लिए आप फीडबैक हमें ज़रूर दीजिएगा। आपसे मुलाकात होगी कल। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।